हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है पोलियोमाइलाइटिस। जो पोलियोमाइलाइटिस है एक कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो पोलियो वर्ड है, जो पोलियोमाइलाइटिस है, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव किया गया। पोलियो का मतलब जो होता है ग्रीक में वो होता है ग्रे, और माइलियोस का मतलब होता है मैटर या स्पाइनल कोड। तो जो ग्रे मैटर होता है स्पाइनल कोड में, इसके अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करता है, जिसके कारण आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन होती है। जो मोटार नर्व होती है ना, ये इन्फ्लाम करता है, जिससे वो डैमेज हो जाती है और ये लीड करता है अपने कॉम्प्लिकेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पोलियोमाइलाइटिस है, इट इज एन हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन है जो कॉज होती है बाय द पोलियो वायरस। जो पोलियो वायरस है उससे ये डिजीज कंडीशन होती है, और जो ये डिजीज है वो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन होती है। अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पोलियोमाइलाइटिस डिजीज है, इसका जो एजेंट होता है, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, वो कौन होता है। तो जो पोलियोमाइलाइटिस है ये कॉज होती है बाय द पोलियो वायरस। जो पोलियो वायरस होता है, इसके कारण से जो पोलियोमाइलाइटिस होता है वो कंडीशन डेवलप होती है। जो पोलियो वायरस होता है, इसकी मेनली 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों टाइप ही पोलियोमाइलाइटिस को लीड करते हैं। लेकिन जो मोस्ट यदि टाइप देखें तो जो पोलियोमाइलाइटिस का जो पोलियो वायरस होता है, पोलियो वायरस फर्स्ट जो होता है, इसका मोस्ट इन्फेक्शन देखा गया है। अब बात करते हैं होस्ट फैक्टर्स कि इस जो ये वायरस है, इसके ससेप्टेबल होस्ट कौन है। तो यदि देखा जाए तो इसके कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, ये सभी में हो सकता है। लेकिन इसके जो केस देखे गए वो ज़्यादा बच्चों में देखे गए। कुछ जगह हम पढ़ते हैं तब हमें मिलता है 1 to 5 ईयर, कुछ जगह हमें पढ़ने को मिलता है 6 मंथ to 3 ईयर्स। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। यदि आप चाहें तो इसमें यदि हम बोले तो ये मेनली चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है। जो चिल्ड्रंस होते हैं बिलो 5 ईयर या फिर बिलो 3 ईयर भी हम बोल सकते हैं, इस एज ग्रुप को ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, कर सभी को सकता है। और जो मेल्स है, इसके अंदर जो फीमेल के बजाय इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल, यानी ऐसे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिनके कारण जो पोलियोमाइलाइटिस है ये स्प्रेड होता है या डेवलप होता है। तो जो ओवर क्राउडिंग होती है, ओवर क्राउडिंग कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसके जो ट्रांसमिशन के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होगी यदि कोई एरिया भीड़ भाड़ वाला होगा। तो जो ओवर क्राउडिंग है, इसके कारण जो डिजीज कंडीशन है वो जल्दी से अराइज होती है। पुअर सैनिटेशन, यदि लो हाइजीनिक कंडीशन है, क्योंकि एक फीको ओरल रूट की डिजीज भी ये होती है, फीको ओरल रूट के थ्रू भी फैलती है। तो हम यदि पुअर हाइजीन कंडीशन रखेंगे, कंटामिनेटेड फूड होगा, वाटर होगा, ये यूज़ करेंगे तो ये डिजीज ये डेवलप हो जाती है। रेनी सीजन, जो इसका इंसिडेंस देखा गया है वो रेनी सीजन के अंदर ज़्यादा देखा गया है। जो जून से सितंबर की जो इंडिया के अंदर जो मंथ होते हैं ये रेनी सीजन में कंसिडर किए गए। तो इसके अंदर जो पोलियोमाइलाइटिस है, इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, कि जब से हमारी बॉडी के अंदर पोलियो वायरस एंटर करता है और ये अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है, तो इसे टाइम लगता है, ये जो पीरियड होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो पोलियोमाइलाइटिस है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 7 to 14 डेज, 7 से 14 दिन तक ये अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या मोड हैं या रास्ते हैं वे हैं जिनके थ्रू ये डिजीज 1 पर्सन टू जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे अनइन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट होती है। तो जो पोलियोमाइलाइटिस है ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। जो ड्रॉपलेट्स होती है जब हम स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, क्योंकि ये हमारे ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन में वायरस प्रेजेंट होता है। तो जब वो स्नीज करेगा, कफ करेगा, तो उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड हो जाता है। सेकंड वन है फीको ओरल रूट, जो फीकल और ओरल रूट होता है इसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। जब हम कांटेक्ट में आते हैं, यदि किसी के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये स्प्रेड होता है। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये ट्रांसमिट होता है। और जो कंटामिनेटेड फूड वगैरह यदि हम ये यूज़ में लेते हैं, वाटर यूज़ में लेते हैं, तो भी ये ट्रांसमिट होता है। तो ये था मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस,
जो पोलियोमाइलाइटिस है इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो हम इसके जो क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे वो इसके सिम्टम के अकॉर्डिंग, इसकी स्टेज के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो जो पोलियोमाइलाइटिस होता है इसके 90 to 95% जो केस होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी इनअपीरेंट केस होते हैं। उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें बोलते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक केसेस, जो होते हैं अराउंड 90 to 95%। ये एसिम्प्टोमेटिक केस होते हैं। अब क्लिनिकल बात करते हैं, सिम्टोमेटिक सिम्टम्स की बात करते हैं, मतलब जो सिम्टोमेटिक पोलियोमाइलाइटिस है इसके अंदर हमें सिम्टम अपीयर होते हैं। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि जब पोलियो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो जो ओरल रूट के थ्रू करता है, फिर बाद में ये ओरल जो म्यूकोजा होती है इसे इन्फेक्ट करता है, यहाँ से ये नीचे जाता है और जो स्टमक होता है वहाँ पे भी ये इन्फेक्शन करता है, फिर ये इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन करता है, जो हम आगे साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे। इसके बाद में ये ब्लड के अंदर, जब ब्लड में चला जाता है तब ये हमारे CNS के अंदर जाता है। जब ये CNS के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो ये हमारी जो मोटार नर्व है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला है मोटार नर्व, जो हमारी बॉडी में मोटार नर्व होती है उन्हें ये डैमेज कर देता है। जो मोटार नर्व होती है इनके डैमेज होने के कारण जो हमारे सेंसेशन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं और ये जो मसल्स होती है उसकी एट्रोफी को लीड करता है। जब मसल की एट्रोफी हो जाएगी, या फिर इसे अदर वर्ड में बोले तो जो पैरालिसिस हो जाता है, तो जो पैरालिसिस होने के कारण जो लिम्स होते हैं, जो जहाँ जो नर्व सप्लाई जा रही है वो प्रॉपर काम नहीं करती है, तो इसे बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक पोलियोमाइलाइटिस या क्लिनिकल पोलियोमाइलाइटिस। अब जो क्लिनिकल पोलियोमाइलाइटिस होता है इसकी भी 2 स्टेज होती है, 2 कंडीशन इसमें अलग अलग अराइज होती है। या तो पेशेंट को अब्रप्टिव इलनेस हो सकती है, यानी माइनर इलनेस होती है। माइनर इलनेस का मतलब है कि जो पेशेंट है उसका जो CNS है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। जब माइनर इलनेस पेशेंट को होती है तो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं फीवर, एनोरेक्सिया यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, मलाइज, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, सोर थ्रोट एंड एब्डोमिनल पेन। ये हमें माइल्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो वायरस है उसने अभी CNS पे अपना इफेक्ट नहीं दिया है, तो ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। ये थे माइल्ड केसेज या माइनर इलनेस के अंदर। लेकिन जब ये CNS इन्वॉल्व हो जाता है, जब ये CNS को इफेक्ट करता है, तब 2 कंडीशन होती है। एक तो होती है पैरालाइटिक कंडीशन, एक होती है नॉन पैरालाइटिक कंडीशन। नॉन पैरालाइटिक कंडीशन के अंदर जो इंसिडेंस होता है वो 4 to 6% होता है। जो 90 to 95% है वो एसिम्प्टोमेटिक है। जब CNS इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, जो आगे यदि ये इन्फेक्शन बढ़ता है तो नॉन पैरालाइटिक कंडीशन होती है जिसमें 4 to 6% केसेज ही इन्वॉल्व होते हैं। नॉन पैरालाइटिक की में भी ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें CNS भी इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन जो पैरालाइटिक वाली सिम्टम है यानी जो पैरालिसिस है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। इसे बोलते हैं नॉन पैरालाइटिक। अब जो पैरालाइटिक स्टेज होती है उसके अंदर हमें 3 कंडीशन देखने को मिलती है, और जो पैरालाइटिक होती है वो ओनली 0.5 to 1% केसेज में ही हमें देखने को मिलती है। मतलब 100 में से 1 केस में हमें पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि जब ये CNS में एंटर करता है तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में जाने के बाद में जो मोटार नर्व होती है उन्हें डैमेज कर देता है। वहाँ पर जब इन्फेक्शन करता है, क्योंकि इसके नाम में ही आइटिस, इन्फ्लामेशन कर देता है, तो जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाती है। जब उस पर जो हमारे जो वायरस है उस पर जब हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है तो वो जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, तो ये पैरालिसिस की कंडीशन अराइज होती है। इसमें 3 टाइप की कंडीशन अराइज होती है, डेट इज स्पाइनल पैरालिसिस, बल्बो पैरालिसिस और बल्बो स्पाइनल पैरालिसिस। स्पाइनल पैरालिसिस का मतलब है जो स्पाइनल नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, और यदि किसी एरिया की जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है तो वो जिस पार्ट में अपनी नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ पे वो मसल एट्रोफी लीड कर देती है, वहाँ पे सेंसेशन नहीं होता है और पैरालिसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब पैरालिसिस हो जाएगा और जो ये कंडीशन होती है स्पाइनल, इसके अंदर जो हमारी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वो इन्वॉल्व होती है। मेनली देखें तो जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसे बोलते हैं स्पाइनल। सेकेंड वन इज बल्बो। बल्बो का मतलब है कि जो
डायफ्राम की नर्व सप्लाई होती है इससे ये इम्पेयर कर देती है। जब वहाँ की नर्व सप्लाई इम्पेयर हो जाएगी तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, जिससे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो भी अराइज हो जाती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी पेशेंट में देखने को मिलती है। थर्ड वन कंडीशन होती है बल्बो स्पाइनल, जो कॉम्बिनेशन होता है बोथ बल्बो एंड स्पाइनल। इसमें जो हमारी रेस्पिरेशन है वो भी इम्पेयर होगा और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो भी इम्पेयर होती है, वहाँ की भी मसल एट्रोफी हो जाती है। लोअर लिम्ब की मसल एट्रोफी हमें देखने को मिलती है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ द पोलियो कि जो पोलियोमाइलाइटिस कंडीशन है इसका हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हम पेशेंट को इम्यूनाइज करते हैं। जो बेबी होते हैं उन्हें पहले ही हम इम्यूनाइज करते हैं। तो जो इम्यूनाइजेशन किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, यानी 2 टाइप की वैक्सीन यूज में ली जाती है। आपने अभी तक सुना होगा OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, लेकिन जो इसमें यूज में ली जाती है IPV का मतलब होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, या इसे बोलते हैं साल्क। जो साल्क वैक्सीन होती है ये उन पेशेंट में यूज में ली जाती है क्योंकि इसके अंदर जो वायरस होता है, पोलियो वायरस होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है या किल्ड फॉर्म में होता है। तो जिन पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है तो उनके अंदर हम इस जो IPV होता है ये एडमिनिस्टर करते हैं। और जो OPV होता है इसे बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अंदर जो वैक्सीन की फॉर्म होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। इसे जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेबिन। और जो OPV होती है हम एट बर्थ पेशेंट को, बेबी को एडमिनिस्टर करते हैं 6th वीक पे, 10th वीक पे और 14 वीक पे भी इसे हम देते हैं। जो इसका रूट होता है वो होता है ओरल रूट, डोज होती है 2 ड्रॉप्स। और 16 to 24 मंथ में हम देते हैं बेबी को बूस्टर डोज। तो ये था इम्यूनाइजेशन। यदि हम बेबी का अर्ली इम्यूनाइजेशन कर देंगे तो हम उसे प्रिवेंट करा सकते हैं फ्रॉम द पोलियोमाइलाइटिस। सेकेंड वन इज अर्ली डायग्नोसिस। यदि हम बेबी का या फिर जो भी पेशेंट है जिसमें हमें सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो रहे हैं या सस्पेक्ट लग रहा है, यदि हम उसे अर्ली डायग्नोस कर लेंगे, और इसकी यदि हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में से वायरल आइसोलेशन किया जाता है और स्पुटम एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें वायरल को आइसोलेट करके उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। तो यदि हम अर्ली डायग्नोस कर लेंगे या क्लिनिकल फीचर्स के थ्रू या फिर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के थ्रू और अर्ली ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करा के पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन अराइज होने से। इसके बाद में जो आइसोलेशन है, आइसोलेशन जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में बहुत ज़रूरी होता है इसका प्रिवेंशन करने के लिए, क्योंकि पेशेंट है उससे ये डिजीज़ अदर पर्सन में ट्रांसमिट ना हो, इसलिए हम उसे आइसोलेट करके रखते हैं। लास्ट वन इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन। जैसे हमने एनवायरमेंटल फैक्टर्स में पढ़ा था कि जो पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिस होती है और जो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड का यूज़ होता है इसके कारण पोलियोमाइलाइटिस होता है वो होता है। तो हम यदि एनवायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब होता है हाइजीन, तो यदि हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो हम पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ टू प्रिवेंट फ्रॉम द पोलियोमाइलाइटिस, जिसमें हमने पढ़ा इम्यूनाइजेशन, अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन और एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें ट्रीटमेंट में पेशेंट को उसके सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो पोलियोमाइलाइटिस वो कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।